हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ बॉस। और आज हम अपने बीएसए के सेक्शन 15, 16, 17 और 18 को कवर करेंगे, जो कि है एडमिशंस। तो सबसे पहले हम अपने सेक्शन 15 पर आते हैं, जो कि एडमिशंस को डिफाइन करता है। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the circumstances herein after mentioned। तो एडमिशंस जो होते हैं वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि ओरली दी जाए, रिटन दी जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाए और जो कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के लिए कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, यानी कि कोई कंक्लूजन, कोई ओपिनियन सजेस्ट करती है हमारे फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के लिए, और वो उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाए जो कि एविडेंस एक्ट में परमिटेड हैं और उन सर्कमस्टांसेस में दिया जाए जो कि एविडेंस एक्ट में वो सर्कमस्टांसेस अलाउड हैं। ये हमारा जो है एडमिशन कहलाता है। अब जैसे किसी ने कोर्ट में किसी भी फैक्ट को वो एडमिट कर रहा है, तो अब जो है उस चीज पे हमें, उस फैक्ट पे जो है हमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो हमारा जो एविडेंस होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ये मान लेती है कि जो हमारा एडमिशन जो किया गया है, जिस फैक्ट को एडमिट किया गया है, जो भी स्टेटमेंट उस पर दी गई है वो हमारी ट्रू है, मतलब वो सच है। इसलिए अब एविडेंस जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस उस फैक्ट पे जो होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। हमारे जो एडमिशंस होते हैं वो एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो एडमिशंस होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है एविडेंस और भी दिए जाते हैं उनको रिवर्ट करने के लिए। लेकिन जो हमारे एडमिशंस होते हैं वो एज अ एस्टॉपल जरूर काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने किसी भी फैक्ट पे जो है कोई भी स्टेटमेंट दी, तो उस चीज पे जो दूसरा बंदा जो है उसने जो है अपनी पोजीशन को अल्टर कर लिया, तो अब जो हमारा जो मेन पर्सन है जिसने एडमिशन किया है वो अपने एडमिशन से हट नहीं सकता है, मतलब वो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये एडमिशन जो है एज अ एस्टॉपल जरूर काम करता है। अगर हम एडमिशंस को शॉर्ट में समझें तो एडमिशंस वो होते हैं जो कि किसी बंदे ने कोई भी फैक्ट को एडमिट कर लिया है और अब वो फैक्ट जो है, जो उसका जो एडमिशन है, जो उसकी स्टेटमेंट जो है, अब वो उसके अगेंस्ट किसी भी केस में यूज की जा सकती है। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो किन्हीं दो भाइयों के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और उसमें से जो एक भाई है वो ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम दोनों भाइयों की है, मतलब ये वो स्टेटमेंट देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो ओनरशिप है हम दोनों भाइयों के पास है। तो अब ये उसके खिलाफ एज अ एविडेंस यूज की जा सकती है कोर्ट में। अब जो हमारा एडमिशन है वो सिर्फ एक फुल फ्लेजेड कन्फेशन ही नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फुल फ्लेजेड कन्फेशन ही हो, वो एक पार्शियल एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक लोन का केस लेते हैं तो उसमें एक बंदा ये कहता है कि मेरे ऊपर जो है 5 लाख का नहीं 3 लाख का अमाउंट ड्यू है, मतलब वो पार्शियली एक्सेप्ट तो कर रहा है कि मेरे ऊपर अमाउंट ड्यू है, लेकिन वो ये नहीं मान रहा है कि मेरे ऊपर 5 लाख का है, वो ये मान रहा है कि मेरे ऊपर 3 लाख का है। तो ये एक हो गया पार्शियल एडमिशन हो गया हमारा। अब मैं आपकी स्क्रीन पे एडमिशंस के कुछ की फीचर्स को लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख लेना और पढ़ लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब हम अपने एडमिशन के ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक ओरल एडमिशन जो होता है उसमें किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक बंदा ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हम दोनों को बिलोंग करती है, तो ये एडमिशन जो है उसके अगेंस्ट यूज हो जाएगा उस कोर्ट में। अब हम एक रिटन एडमिशन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक बोरोवर जो होता है वो ये कहता है आई ओ ₹5 लाख टू दी बैंक, और ये चीज वो लिखकर और साइन करके देता है। तो ये हो गया हमारा रिटन एडमिशन और ये भी उसके अगेंस्ट कोर्ट में यूज हो सकता है। अब हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो किसी भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए, तो एक बोरोवर जो होता है वो क्रेडिटर से ये कहता है कि आई विल रिटर्न योर ₹10,000 वेरी सून। तो ये जो हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडमिशन हो गया और ये भी हमारे जो व्यक्ति ने एडमिशन कराया उसके अगेंस्ट कोर्ट में यूज हो सकता है। अब हम कवर करते हैं अपने सेक्शन 16 को बीएसए के। तो हमारा जो सेक्शन 16 है वो ये बताता है कि एडमिशंस जो हैं किन किन के द्वारा किए जा सकते हैं। तो एडमिशंस हमारे पार्टी टू द सूट के द्वारा किए जा सकते हैं, उनके ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा किए जा सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनके लीगल एयर्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं।
अब हमारे बेयर एक्ट में एक लैंग्वेज लिखी हुई है, हो सकता है आप लोगों को उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं वो आपको पढ़ के और उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो इसमें ये लिखा है, स्टेटमेंट्स मेड बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये मानती है कि वो जो एजेंट है जो कि मेन पार्टी के द्वारा ऑथोराइज्ड है, वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड है स्टेटमेंट देने के लिए ओरिजिनल पार्टी के द्वारा। यानी कि ये कह रहा है कि ऑथोराइज्ड एजेंट जो है वो या तो एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड हो या इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड हो हमारी मेन पार्टी के द्वारा, और वो अब एडमिशन जो है वो कर सकता है और वो स्टेटमेंट दे सकता है, तो वो भी हमारा जो है वो एडमिशन माना जाएगा। अब हमारा सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये बात करता है, जो हमारा सबसेक्शन 2 है वो 3 चीजें कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की जाए तो वो एडमिशन तभी माना जाएगा जब उस व्यक्ति ने उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ही कोई स्टेटमेंट की है। दूसरा हमारा ये कहता है कि किसी व्यक्ति का कोई भी पेक्यूलियर या फिर प्रोपराइटरी इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर में है, तो वो भी हमारा जो व्यक्ति है वो एडमिशन कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। और तीसरा हमारा ये है कि एडमिशंस बाय द पर्सन फ्रॉम हुम द इंटरेस्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये 3 व्यक्ति जो है हमारे जो है एडमिशंस कर सकते हैं। अब बाकी ऊपर के 2 तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला जो सबसेक्शन जो है वो समझ में शायद नहीं आएगा, तो वो मैं आपको सही से समझा देता हूँ। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो है वो ये लोग आ जाएंगे, जैसे कि कोई भी ट्रस्टी हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया या मैनेजर हो गया, ये सब जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो है कवर करते हैं। और पेक्यूलियर और प्रोपराइटरी इंटरेस्ट में वो लोग कवर होंगे, जैसे किसी का किसी भी लैंड पे कोई भी उसकी ओनरशिप है, कोई भी प्रोपराइटरी इंटरेस्ट है यानी कि, और किसी का कोई मनी इंटरेस्ट है उसमें यानी कि कोई पेक्यूलियर इंटरेस्ट है, तो वो इस सबसेक्शन में कवर हो जाएंगे। अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कहता है कि एडमिशंस बाय प्रीडिसेसर्स, यानी पहले कभी उनका जो है उस लैंड पे या फिर किसी भी चीज पे जो भी हमारा फैक्ट इन इशू है या फिर कोई भी हमारा जो मेन फैक्ट है जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, सब्जेक्ट मैटर जो है उस पे उसका जो है पहले कभी कोई इंटरेस्ट रहा है, तो वो व्यक्ति भी हमारा एडमिशन कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने वो जो स्टेटमेंट दी है वो तभी दी होना चाहिए जब वो उस इंटरेस्ट में था, मतलब तब वो जो है वो कैरेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा था, तभी उसका जो है स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई 2 जो हैं वो जॉइंट ओनर हैं किसी भी लैंड के, तो उसमें जो एक ओनर जो है वो ये कहता है दिस लैंड हैज बीन जॉइंटली परचेज्ड बाय अस, मतलब ये जो हमारी जो लैंड है ये हम दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो है परचेज की गई है। अब उसमें जो कोई प्रीडिसेसर जो था उस लैंड पे, मतलब प्रीडिसेसर जो था जिस उसका इंटरेस्ट कभी इस लैंड पे रहा होगा, तो वो ये कहता है कि आई शेयर द बाउंड्री विद द नेबर, मतलब ये बाउंड्री जो है इस घर की जो है हम नेबर के साथ भी शेयर करते हैं, तो ये भी हमारा एडमिशन माना जाएगा उस केस के अंदर, और ये जो है उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। मतलब जो हमारा बंदा जो है जिसने ये कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे उसमें जॉइंटली परचेज की गई है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज यूज हो सकती है, ये जो स्टेटमेंट है जो प्रीडिसेसर के द्वारा की गई है, तो ये भी हमारा एक एडमिशन मान लिया जाएगा। अब हम जो है अपने सेक्शन 17 को कवर करते हैं। तो सेक्शन 17 की हेडिंग जो है वो ये कहती है एडमिशंस बाय पर्संस हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एडमिशन जो है किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा किया गया है और उस थर्ड पर्सन ने अपनी पोजीशन और लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो है वो एडमिशन किया है, और उसकी जो भी पोजीशन है और लायबिलिटी है वो इस केस में जो है इन क्वेश्चन है, तभी वो उसका जो एडमिशन है वो एडमिसेबल माना जाएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल इसी के ही इलस्ट्रेशन से लेते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो ए होता है और एक बी होता है, एक सी होता है। ए जो होता है बी के बिहाफ पे सी से रेंट कलेक्ट करता है हर बार, तो बी जो है ए को स्यू कर देता है इसलिए कि ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं करा, और बी ये स्टेटमेंट देता है कि तुम्हारा कोई सी का जो है कोई भी रेंट ड्यू है ही नहीं जो मैं कलेक्ट करूं। तो सी जो है बाद में ये कहता है नहीं मेरा जो है रेंट ड्यू है, तो ये जो स्टेटमेंट सी के द्वारा की गई जो है ये भी हमारा एडमिशन मानी जाएगी। अब सी जो है, सी का तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इस केस में, सी जो है हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन उसका जो एडमिशन है वो हमारा जो है एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटी है रेंट पे करने की वो इस
केस में इन क्वेश्चन है, इसलिए ये जो है हमारा एडमिशन माना जाएगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन जो है पिछले सेक्शन की ये लगेगी कि सी ने जो ये एडमिशन दिया है वो अपने उस कैरेक्टर में ही दिया है, मतलब जब वो टेनेंट था तभी उसने ये स्टेटमेंट करी है, तभी ये एडमिशन माना जाएगा। तो अब मैं आपको सेक्शन 17 का जो पोजीशन और लायबिलिटी की जो बात कर रही है, जो कि इन क्वेश्चन है, वो थोड़ी क्लियरली समझा देता हूं इस इलस्ट्रेशन के जरिए, ताकि सेक्शन थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसमें जो है सी का जो है रेंट ड्यू होता है, सी कहता है मेरा रेंट ड्यू है बी पे, तो ए जो है उससे कलेक्ट नहीं करता है। तो अब अगर बी और सी में जो है अगर केस हुआ होता तो सी की जो है लायबिलिटी इन क्वेश्चन होती कि सी ने रेंट उसका ड्यू है या नहीं है। फॉर एग्जांपल बी अगर सी को ही स्यू कर देता कि सी ने जो है मुझे रेंट पे नहीं करा, तो सी की लायबिलिटी इन क्वेश्चन हो जाती नहीं हो जाती। तो यही चीज है इस सेक्शन में, यही चीज की कही गई है। अब हम आज के सेशन के लास्ट सेक्शन को कवर करते हैं, जो कि है सेक्शन 18, जो कि बात करता है एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू द सूट। इसमें ये कह रहा है कि पार्टी टू द सूट है वो किसी भी तीसरे बंदे के ऊपर जो है रेफर करता है कि भाई इससे पूछ लो, जो भी मेन फैक्ट है उसके बारे में इससे पूछ लो, तो वो जो है हमारा एडमिशन कहलाएगा, जो उस थर्ड पार्टी के द्वारा कहा जाएगा। वो इसलिए एडमिशन कहा जाएगा क्योंकि पार्टी टू द सूट जो है उसने उस बंदे के ऊपर रेफर करा है कि इससे पूछ लो कि मेन डिस्प्यूट के बारे में आप इससे पूछ लीजिए कि क्या इसकी कंडीशन है। तो वो जो भी स्टेटमेंट देगा वो हमारे इस केस में जो है ट्रू मानी जाएगी, मतलब सच मानी जाएगी, और हमारे पार्टी टू द सूट के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। क्योंकि भाई जब तुम ये कह रहे हो कि उससे पूछ लो, तो तुम उसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट के लिए बाउंड भी तो होगे, जो वो कहेगा उस पर बाउंड भी तो किए जाओगे ना। तो दिस थिंग विल बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज पार्टी टू द सूट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसकी समरी लिख दूंगा, वो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से थोड़ा याद हो जाएगा। तो यस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कवर करा अपने एडमिशन को, जो कि ये सेक्शन 15, 16, 17, 18। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।